Hello and welcome again friends and my dear student. Myself महेंद्र देवंदा. आज हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शंस के बारे में. जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है उसकी संरचना, उसकी हिस्टोलॉजी यानी उसकी औतिकी और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में जानेंगे. मनुष्य में जो नेक रीजन है वहाँ पर दो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं. ये जो नेक रीजन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें हम थायराइड ग्लैंड के बारे में बातचीत पूर्व वीडियो में कर चुके हैं. आज हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे. दूसरी पिक्चर में आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड की स्थिति दिखाई दे रही है. ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसको पीछे की तरफ से यानी जो मनुष्य का जो पृष्ठ सतह है वहीं से देखा जा सकता है. या हम यूं कहें कि जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है वो पाई जाती है बिहाइंड थायराइड ग्लैंड. जो थायराइड ग्रंथि है उसके पीछे की तरफ ये पाई जाती है. शुरू करते हैं इसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में. सबसे पहले इसकी पोजीशन देखें, यानी स्थिति की बात करें कि हमारी बॉडी में कहाँ पर ये स्थित होती है. तो डायग्राम के थ्रू हम ये देख चुके हैं कि प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड. जो थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे की तरफ पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है. अगर हम इसका वेट की बात करें यानी वजन की बात करें, एक्चुअली जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है वहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लैंड्स, यानी एक ग्रंथि नहीं होकर यहाँ पर बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती है. बहुत सारी मतलब कितनी होती है, इनका नंबर होता है 4, यानी 4 यहाँ पर पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है. जैसा कि आपको ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है. अब प्रत्येक ईच ग्लैंड्स मास 40 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम एक ग्लैंड का वेट होता है. एक ग्रंथि का जो वजन हुआ वो 40 मिलीग्राम होता है. अगर हम इनकी नंबर की बात करें तो मनुष्य में इनका नंबर 4 होता है. 1 पेयर ईच इन द 2 लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड. जैसा कि जैसे थायराइड ग्लैंड के जो 2 लोब होते हैं उन दोनों लोब में एक एक, यानी जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, ये है थायराइड ग्लैंड. इस थायराइड ग्लैंड में एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, ये है जो ये ग्लैंड्स आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो जिनको मैंने डार्क किया हुआ है गोलाकार, ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड. ये किसके ऊपर पाई जा रही है, ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर पाई जा रही है. आगे हम पढ़ते हैं इसी को. अब हमें और भी पिक्चर में क्लियर दिखाई दे रहा है. जैसे कि यहाँ पर हमें थायराइड ग्लैंड दिखाई दे रही है. इस थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ भाग में हमें जो येलो कलर की आपको ये बॉडी दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, जिनका हमें पता चल गया कि इनकी संख्या 4 होती है. द पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट ए प्रोटीन हार्मोन. जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, वो एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है. और वो हार्मोन का नेचर कैसा होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है. यानी वो जो पॉलीपेप्टाइड होता है उससे मिलकर बना होता है, और पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई संरचना है. और ये प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन, और इसको कहते हैं कोलिप हार्मोन. यानी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसके द्वारा एक प्रोटीन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, जिसको कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन. शॉर्ट में कहते हैं पी यानी पैरा, टी यानी थायराइड, और एच का मतलब हार्मोन, PTH. इसको कोलिप हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक थे फिलिप कोलिप, इन्होंने इसको क्रिस्टलाइज किया था, या हम कहें इसको शुद्ध रूप में बॉडी से प्राप्त किया था, इसलिए इसको कोलिप हार्मोन भी कहते हैं. अगर हम इस ग्रंथि के ओरिजिन की बात करें, यानी इसके उद्भव की बात करें कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, कौन सी लेयर से हुआ है, तो उसमें एंडोडर्मल, जो एंडोडर्म लेयर है उससे पैराथायरॉयड ग्लैंड का उद्भव हुआ है.
अगर हम इसके विकास की बात करें, यानी इसके जब परिवर्तन, जब डेवलपमेंट स्टेज हो रही होती है, तब इसका डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है, तो हम बात करें सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। जो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, हम जो ऊपर की तरफ जो दोनों ग्रंथियां हैं उसको हम नाम दे रहे हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, और जो नीचे की तरफ जो ग्रंथि स्थित होती है उसको कहते हैं इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब जो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इनका ओरिजिन होता है फ्रॉम फोर्थ फेरेंजियल पाउच आउटग्रोथ। जो फोर्थ फेरेंजियल पाउच होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, वहां से उसकी आउटग्रोथ से होता है। एंड इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड ओरिजिनेट फ्रॉम थर्ड फेरेंजियल पाउच, और जो इंफीरियर है उसका ओरिजिन होता है थर्ड फेरेंजियल पाउच से। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थायराइड ग्लैंड है उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में। तो थायराइड ग्रंथि की जो हिस्टोलॉजी में दो मुख्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है चीप सेल्स, जिनको प्रिंसिपल सेल्स भी कहते हैं, और दूसरे प्रकार की जो सेल्स है उनको ऑक्जीफिल सेल्स भी कहते हैं। जो चीप सेल्स और प्रिंसिपल जो सेल्स होती है, इनके बारे में पढ़ते हैं। मोर न्यूमेरियस सेल्स, जो इस ग्रंथि में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, वो चीप सेल्स पाई जाती है। दी सेल्स प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन। ये सेल्स ही ऐसी हैं जो पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करती है, स्त्रावण करती है, आल्सो कॉल्ड पैराथार्मोन, जिसको हम पैराथार्मोन भी कहते हैं। यानी जो इस पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो प्रिंसिपल सेल्स या चीप सेल्स से सिक्रीट होता है। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो ऑक्सीफिल सेल्स से होती है, और ये इओसिनोफिल्स सेल्स होती है, फिलिक सेल्स होती है। यानी जो इओसिन स्टेन होता है उसको, उससे स्टेन होने की कैपेसिटी ये रखती है। इनके कार्यों के बारे में पता नहीं है ज़्यादा। इसकी हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें पहले डायग्राम में सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। यहाँ डायग्राम में हमें पीछे की तरफ जो हमारा डोर्सल जो सरफेस है उसकी तरफ से हमें 4 ग्रीन कलर में हमें पैराथायरॉयड ग्लैंड दिखाई दे रही है। इस ग्रंथि को बड़ा करके हमें दिखाया गया है यहाँ पर जो आपको ये जो रेड गोला जो मैंने किया है ये है थायराइड ग्लैंड। इनके ऊपर जो आपको ग्रीन कलर में जो दिखाई दिया है, छोटे छोटे जो मैंने गोले किए हैं रेड कलर में, उनके रेड कलर के अंदर जो ग्रीन कलर के जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो ऊपर ही ऊपर यहाँ से उसको कह सकते हैं लेफ्ट सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, और जो नीचे की तरफ है उसको लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट की तरफ स्थित होती है, लेफ्ट इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। ऐसे ही जो राइट साइड में पाई जाती है उसको कहते हैं राइट सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, और जो नीचे की तरफ राइट में पाई जा रही है उसको कहते हैं राइट इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसी संरचना को यानी पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसको हिस्टोलॉजिकली देखें। ये इसकी हिस्टोलॉजी है, यानी इसकी औतिकी की बात करें तो इसके जो इसका इस सेक्शन काट के इसको स्टेन करने के बाद में हमें कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिसमें जो अधिकांश जो आपको इस तरह की सेल्स दिखाई दे रही है जो कहलाती है चीप सेल्स, जो कि मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा चीप सेल्स पाई जाती है। और उसके बाद में जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो ऑक्जीफिल सेल्स पाई जाती है। इसमें एक आर्टरीज होगी, वेन्यूल्स होंगी, इसके अलावा कैपिलरीज भी पाई जाती है, और दूसरे प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। इसको और बड़ा करके देखें, क्योंकि इसकी स्थिति को देखें तो ये जो थायराइड ग्रंथि है उसके ऊपर ही धसी हुई रहती है। तो हम इसको और रूप से देखें, समझना चाहें तो हमें ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये तो है थायराइड ग्रंथि का, और जो दूसरा भाग जो दिखाई दे रहा है वो है पैराथायरॉयड का। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को समझें। देखो थायराइड में हम जान चुके हैं कि फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं, यानी जिनको फॉलिकल्स कहते हैं, उनमें फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं। ये थायराइड ग्रंथि का पार्ट है। लेकिन पैराथायरॉयड ग्लैंड में मुख्य रूप से जो आपको बैंगनी कलर में जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये चीप सेल्स होती है। इसके अलावा और भी दूसरे प्रकार की जो सेल्स है
वो होती है ऑक्सीफिल सेल्स। इसके अलावा कुछ ब्लड वेसल्स भी दिखाई देती है। ये थी इसकी हिस्टोलॉजी की बात। अब हम देखते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि के जो कार्य क्या क्या होते हैं उनके बारे में। देखो, जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है उसका जो मेजर काम होता है वो क्या होता है, एक पीटीएच हार्मोन का सिक्रीशन करना। और पीटीएच हार्मोन के कार्य ही पैराथायरॉयड ग्रंथि के कार्य होते हैं। पीटीएच इज ए मेजर रेगुलेटर ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का मेजर रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा, या हम कहें पैराथार्मोन के द्वारा। इसके अलावा मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट, हम कहें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट तीनों आयनों का ब्लड और बोन में जो रेगुलेशन होता है उसको रेगुलेट करने में पीटीएच मदद करता है, या हम कहें मेजर रेगुलेटर की तरह काम करता है। पीटीएच इंक्रीज नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। अब ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, जैसे हमारी बोन्स जो होती है, बोन से जो इसका जो बोन्स हम जानते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट से मेनली कंपोनेंट फॉस्फेट पाए जाते हैं। तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है, कुछ सेल्स पाई जाती हैं, वो बोन से कैल्शियम रिमूव करती है और वो जो हमारा ब्लड है वहाँ पर ये कैल्शियम लेके आती है। यानी जो पीटीएच है वो क्या करता है, इन ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को, इसके नंबर को बढ़ाता है, इनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, इन बोन से कैल्शियम रिलीज होकर ब्लड में कैल्शियम आता है। इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि ये होता है बोन डीमिनरलाइजेशन, यानी बोन से जितने भी मिनरल्स हैं उसको वहाँ से निकाला जा रहा है, या हम कहें बोन रीमॉडलिंग। बोन रीमॉडलिंग यानी बोन अपने प्रारूप में आती है, अपने रूप को बदलती है। इसके अलावा जो पीटीएच के काम होते हैं, पीटीएच के इसके अलावा जो काम होते हैं, पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्वेशन। पीटीएच क्या करता है, रीएब्जॉर्वेशन को स्टिमुलेट करता है। किसके रीएब्जॉर्वेशन को, कैल्शियम के रीएब्जॉर्वेशन को, बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्वेशन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो हमारी आहार नाल आती है वहाँ से कैल्शियम के अवशोषण में भी मदद करता है, और कैल्शियम के जो रीनल ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर भी इसके रीएब्जॉर्वेशन को भी, इस प्रोसेस को भी मदद करता है। पीटीएच इज ए हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। हम ऑल ओवर बात करें तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। इसका मतलब, हाइपर का मतलब होता है बढ़ाना, और कैल्शियम की मात्रा को ये ब्लड में बढ़ाता है, इसलिए इसको हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहते हैं। कैसे बढ़ाता है, क्योंकि ये बोन से कैल्शियम को ब्लड में लाने का काम करता है। इसके अलावा यह है जो यूरिन में जो कैल्शियम उत्सर्जित होता उसको भी रोककर उसको अवशोषित करने का भी काम करता है। इसके अलावा एक और जो काम इम्पोर्टेंट है वो है जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो कैल्शियम का सोर्स होगा वहाँ से भी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। और हम जानते हैं कि जो कैल्शियम का जो रोल होता है वो हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। कैल्शियम का जो रोल होता है वो न्यूरल कंडक्शन में, यानी जो न्यूरॉन्स के जो सिग्नल्स होते हैं उनमें काम होता है। मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें कैल्शियम आयन मदद करते हैं। हार्ट बीटिंग, हार्ट में जो पल्पिलेशन होता है या हम कहें हार्ट में जो बीट होती है उसके लिए भी कैल्शियम आयन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्लड कोगुलेशन, ब्लड का जो थक्का बनता है उसमें भी मदद करते हैं। बोन्स फॉर्मेशन, हड्डियों के निर्माण में, ओवा फर्टिलाइजेशन और ओवा के फर्टिलाइजेशन, और भी कई प्रकार के कार्य हैं जो कैल्शियम के द्वारा किए जाते हैं। हम यूँ कहें कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिसका रेगुलेशन किया जा रहा है पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा। पीटीएच डिक्रीज ब्लड फॉस्फेट लेवल एंड इंक्रीज ब्लड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेवल। ये हम समझ चुके हैं कि तीनों को कंट्रोल करने का काम पैराथायरॉयड करता है, लेकिन तीनों को कंट्रोल किस तरह से करता है, जिसमें जो फॉस्फेट आयंस है उसको तो ये ब्लड में डिक्रीज करता है। यूँ कहें कि ये
जो फॉस्फेट आयन है उससे उत्सर्जन को बढ़ाने का काम करता है, जबकि ब्लड में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनके लेवल को बढ़ाता है। वो 3 प्रक्रिया के द्वारा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये एक तो भोजन में जो कैल्शियम आता है उसको अवशोषित करवाता है, रीनल ट्यूब्यूल से जो यूरिन के साथ पास हो रहे थे उनको पास होने से रोकता है, यानी उनको रीअब्जॉर्वेशन उनका करवाता है, और इसके अलावा जो बोन्स में जो कैल्शियम है उसको ब्लड में लाने का काम करता है। इट स्लो द रेट एट विच कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर लॉस्ट बाय यूरिन, इसको यूरिन से रोकने का काम करता है। इंक्रीज लॉस ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन, और फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाने का काम करता है यूरिन में। PTH on the kidneys is to promote the formation of hormone calcitriol, the active form of vitamin D। PTH का एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, वो होता है जो किडनी के द्वारा कैल्सिट्रायोल, जो कि विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है, उसको बनाने में मदद करता है। यानी कहीं ना कहीं ये कैल्शियम का जो मैच्योरेशन है या उसको एक्टिव फॉर्म में लाने का कार्य पैराथायरॉयड जो हार्मोन है उसके द्वारा किया जाता है। और विटामिन डी के फंक्शंस आपको पता है, जैसे बच्चों में रिकेट्स जो बीमारी होती है उसमें भी कहीं ना कहीं PTH भी रोल प्ले करता है। इस फ्लो चार्ट से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ बोन्स दिखाई गई है, बोन्स, इंटेस्टाइन एंड किडनी। इनसे तो कैल्शियम को अवशोषण कराता है, बोन से रीअब्जॉर्वेशन कराता है, और किडनी से भी रीअब्जॉर्वेशन कराता है। बोन से रिजॉर्प्शन कराता है, सॉरी रिजॉर्प्शन मीन्स यहाँ जो बोन होगी उससे कैल्शियम को निकालने का काम करता है, और इस तरह से ये ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। ये थे इसके कार्यों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर PTH पैराथायरॉयड हार्मोन अगर कम सीक्रेट होता है तो क्या हो सकता है हमारी बॉडी में। अगर PTH कम होगा तो हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा, और कैल्शियम का लेवल कम होगा तो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें हम समझते हैं ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ PTH कैल्शियम लो इन ब्लड, कैल्शियम के कम हो जाएगा ब्लड में जब PTH कम सीक्रेट होता है। फॉस्फेट बढ़ जाएगा, फॉस्फेट इंक्रीज, अननेसेसरी स्टिमुलेशन इन मसल्स एंड नर्व कॉज टिटेनी डिजीज। जो अगर क्योंकि हम जान चुके हैं कि जो कैल्शियम का जो रोल होता है वो मसल्स में और नर्व्स में जो कंडक्शन है या हम कहें उसके जो सिग्नलिंग प्रोसेस है उसमें मदद करता है। अगर यही कम हो जाए, कैल्शियम ही कम हो जाएगा तो टिटेनी नामक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, जिसमें क्या होता है सडनली कई प्रकार के कैसे भी अचानक स्टिमुलेशन मिलते हैं मसल्स और नर्व सेल्स को, और इस तरह से जैसे आपको पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है हमारी उंगलियों में इस तरह से टिटेनी हो जाता है, यानी टेढ़ी मेढ़ी अंगुलियां हो जाती है। इफ टिटेनी अगर इन इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, अगर ये इस तरह की प्रोसेस हमारे जो डायफ्राम है, हमारे जो फेफड़े हैं उसके पास में जो पाई जाने वाली डायफ्राम मसल्स हैं उनमें हो जाए, या हम कहें जो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स पाई जा रही है उनमें हो जाए, तो वो कंडीशन एस्फिक्सिया में कन्वर्ट हो सकती है, जिससे डेथ भी हो सकती है। एस्फिक्सिया को हम कहें कि सांस रुक जाती है, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बाधित हो जाती है और इससे डेथ भी हो सकती है। इफ रिमूव ग्लैंड्स देन क्विक डेथ, अगर हम इन ग्रंथियों को निकाल दें, चारों जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं इनको अगर हमारी बॉडी से निकाल दें तो हमारी बॉडी की डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे। इसका मतलब हमारे लिए पैराथायरॉयड ग्लैंड जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ये थी हाइपोसिक्रीशन की बात। अब हम बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ PTH। हम जब एंडोक्राइन सिस्टम शुरू कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जितने भी हार्मोन हैं उनका एक प्रॉपर मात्रा में उनका सिक्रीट होना आवश्यक है, उनके कम या ज़्यादा होने से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें हम PTH की हाइपोसिक्रीशन से टिटेनी के बारे में समझ चुके हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में PTH सिक्रीट हो तो क्या होगा। जब PTH ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है तो
हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन होती है, जिसमें इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, जिसमें ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, यानी ब्लड में कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। और ये कैसे होगा? जब बोन से, जो हमारी बोन्स है उससे कैल्शियम कहाँ जाएगा? उससे ब्लड में कैल्शियम आयन बहुत सारे आएंगे, यानी उसमें क्या होगा, जो हमारी बोन्स होगी वो इस तरह से, जैसे कि आपको दूसरे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको ये नॉर्मल बोन्स है, इसका सेक्शन कटा हुआ है। दूसरी जो बोन्स है वो, उसमें बहुत सारा जो कैल्शियम है वो निकाल लिया गया है और उसकी हिस्टोलॉजी हमें इस तरह से दिखाई दे रही है, उसका सेक्शन इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें हमें कई प्रकार की पोर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी इसमें से बहुत सारा कैल्शियम बाहर निकाल जा चुका है। इस कंडीशन को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस डिजीज, जिसमें क्या होता है, इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट सेल्स एक्टिविटी एंड ड्यू टू दिस बोन्स वीक एंड ब्रिटल। इसमें क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, जो सेल्स की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट यहाँ से रिलीज होते हैं, मेनली कैल्शियम यहाँ से निकल जाते हैं और हड्डियाँ खोखली हो जाती है, और इससे ओस्टियोपोरोसिस डिजीज हो जाती है। अगर ओस्टियोपोरोसिस डिजीज को ठीक नहीं किया जाए या लंबे समय तक बनी रहे तो ओस्टियाटाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिक डिजीज हो जाती है, जिसमें क्या होता है, फाइबर्स टिश्यू डेवलप इनटू द होलो बोन्स। जो होलो बोन्स हो चुकी हैं उसमें फाइबर्स टिश्यू ग्रोथ कर जाते हैं, यानी उसमें दूसरे प्रकार के टिश्यू आकर जमा हो जाते हैं। इसके अलावा जो हाइपर सिक्रीशन पीटीएस की वजह से स्टोन भी हो सकता है। एक्सेस ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड लीड टू फॉर्म स्टोन इन किडनी एंड गॉल ब्लैडर। जो वृक्क और जो गॉल ब्लैडर है उनकी जो पथरी होती है वो कैल्शियम के ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है, यानी हाइपर सिक्रीशन की वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। ये थी पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बातचीत। थैंक यू टू ऑल।